सबसे पहले जो हमने सिलेबस अब तक किया है उसमें कुछ क्वेश्चन यानी दो क्वेश्चन हम जो है गेट के डिस्कस कर लेते हैं। तो गेट में आप में से काफी लोगों ने गेट का एग्जाम दिया होगा। तो तो इसमें टू क्वेश्चंस जो है वो आए थे मॉडल से, ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल से। तो पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 14 है। आप लोगों ने शायद पेपर देख लिया होगा ज्यादातर ने। तो यहाँ पे पेपर क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं और आपकी एनर्जीज दे रखी है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर द गिवन सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई, जिनके मास नंबर दे रखे हैं। तो एक्स का जो मास नंबर है वो तो ऑड है और वाई का जो है वो इवन है। तो अब आप अगर हम सेट देखें तो सेट फर्स्ट आपका फेमिलियर है, क्योंकि सेट फर्स्ट में जो स्पिन पैरिटी दे रखी है 0+, 2+ और 0, 2 और 4+, ये आपको पढ़ा रखा है कि ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं और इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए है। तो अगर इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए है तो उनका मास नंबर भी इवन हो जाएगा। और ये करस्पॉन्डिंग टू 2+ जो है वो करस्पॉन्डिंग टू वन क्वाड्रुपल फोनोन है, वन क्वाड्रुपल फोनोन। और ये है करस्पॉन्डिंग टू टू क्वाड्रुपल फोनोन। और मैंने कहा था कि इनकी जो एनर्जीज है, इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट 0.5 MeV के आसपास होगी। तो यहाँ पे 600 लिखी हुई है और यहाँ पे इसका डबल ऑलमोस्ट, मतलब ये अप्रोक्सीमेट था, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट 1 MeV। तो यहाँ पे 1200 यानी 1.2 है यहाँ पे। तो फर्स्ट सेट तो क्लियर है कि फर्स्ट सेट आपका करस्पॉन्डिंग टू वाई है, क्योंकि वाई का जो मास नंबर है वो इवन है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा आंसर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेट फर्स्ट कौन सा होगा, तो सेट फर्स्ट के लिए आंसर होगा वाइब्रेशनल बैंड ऑफ वाई, क्योंकि वाई आपका इवन इवन न्यूक्लियर करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, क्योंकि ये सेट्स इवन के लिए है। अब जो दूसरा सेट है वो आपको पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि इन जनरल, और अब भी पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपके ना तो एमएससी की बुक में मिलेगा और ना किसी इन जनरल टेक्स्ट बुक में मिलेगा। तो ये तो और डिटेल रिसर्च की बात हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि अब जो दूसरे ऑप्शन है रोटेशनल वाले हैं, वाइब्रेशन के साथ रोटेशन है। तो हमने इवन इवन न्यूक्लियाई का रोटेशन किया था, हमने केवल इवन इवन के लिए किया था, जो कि हमारे लिए आसान था। और उसको हमने कहा था कि 0+, 2+, 4+, 6+, और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये लगातार इंक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक में भी आप ये देखते हो कि जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इंक्रीज होता है एज एनर्जी इंक्रीजेस। इस तरह से था। तो ये रोटेशन स्टेट्स था। लेकिन यहाँ पे ये जो सेट सेकंड है, यहाँ भी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। दिस एनर्जी गैप गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी गैप इंक्रीजेस। तो ये भी रोटेशन स्टेट्स के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो स्पिन पैरिटी है वो इवन नहीं है, 7/2, 11/2, 15/2 इस तरह से है। तो आगे के लिए हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा हुआ और अगर एनर्जी गैप बढ़ रहा है इस तरह से, तो ये वाला सेट जो है करस्पॉन्डिंग टू ऑड मास नंबर होगा, ऑड मास नंबर। और ये है रोटेशनल स्टेट, रोटेशनल एनर्जी स्टेट से सकते हो। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा। सेट सेकंड इज रोटेशनल बैंड ऑफ एक्स। तो ये तो ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका सेल मॉडल से पूछा गया था, मतलब लिक्विड ड्रॉप मॉडल से। तो अगर ये कर लिया तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये भी गेट 2021 का क्वेश्चन नंबर 39। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेकंड ऑप्शन है आपका, मतलब कि जो रोटेशन वाला है, ये आपको ना तो पढ़ाया गया और ना आगे पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपके मतलब ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने दे दिया, वो बात अलग है। तो हमने जो पढ़ाया है या जो मैंने पढ़ाया है, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में, जो एमएससी की टेक्स्ट में मिलेगा, वो केवल इवन इवन न्यूक्लियर के लिए मिलेगा, ऑड मास नंबर के लिए नहीं मिलेगा। उनको उनका मतलब कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली कर ली है, लेकिन थ्योरेटिकली इतना आसान नहीं है। तो आगे से हमें याद रखना है कि यहाँ पे एनर्जी गैप बढ़ रहा है, तो ये रोटेशन करस्पॉन्डिंग है। और दूसरा, ऑड मास नंबर में जो रोटेशन स्टेट्स के स्पिन पैरिटी होती है वो 0, 2, 4 नहीं होती है, वो इस तरह से हाफ इंटीजर हो सकती है, 7/2, 11/2, 15/2। ठीक है। और वैसे भी हम कह चुके हैं कि अगर ऑड मास नंबर है तो आपकी जो स्पिन होगी वो भी हाफ इंटीजर होगी। ये हम सेल मॉडल में कह चुके हैं कि अगर हमारा ऑड होगा मास नंबर तो स्पिन पैरिटी आपकी हाफ इंटीजर होगी, क्योंकि उसका रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम हाफ इंटीजर होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटीजर होगा। तो दोनों का जो एडिशन होगा, जो जे होगा, वो हाफ इंटीजर होगा। लेकिन ये रोटेशन स्टेट्स के लिए आएगा। ठीक है। अब जो है ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आप लोग अपने आप यहाँ पे करो, और ये क्वेश्चन आसान था। इसे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जिन्होंने एग्जाम दे रखा है वो तो शायद कर ही लिया इसे, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया वो लोग इसे यहाँ पे देखें। यहाँ पे दिखा रखा है कि द कुलम एनर्जी ऑफ कंपोनेंट इन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन होता है आपका सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला, उसमें कुलम एनर्जी की वैल्यू दे दी है 18.432। अब उसके बाद कहा है आपसे इफ द रेडियस ऑफ द यूनिफॉर्म एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे कह दिया कि आपका न्यूक्लियर स्फेरिकल है, तो उसका जो रेडियस है वो 3 फर्मी दे दिया। तो करस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर पूछा है, आपसे जेड पूछा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो कुलम एनर्जी है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है। EC इज इक्वल टू 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे होता है Q² अपॉन R
अगर हमारा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो जेड ई होती है, तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो अब ईसी की वैल्यू आपको गिवन है, क्यू की वैल्यू जेड ई है, तो यहाँ हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन है। तो देखो कितना आंसर हो गया, और हमें आंसर चाहिए नियरेस्ट इंटीजर। तो ये अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। आप में से कुछ मतलब इसमें चैट में लिखें कि आंसर आया, तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ईसी की वैल्यू 18.432 3/5 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैंने आपको याद दिला रखी है और यहाँ पे दे रखी है 1.44 MeV फर्मी इनटू जेड स्क्वायर, और आर की वैल्यू 3 फर्मी गिवन है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आप निकाल, पहले जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और उसका फिर रूट कर दो। तो किसी का आंसर आया? ठीक है, तो ये आंसर जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं तो हमें बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब हम एग्जाम के एनवायरमेंट में होते हैं और रैंडम क्वेश्चन आते हैं, पहले न्यूक्लियर का, फिर एटॉमिक का, मान लो, फिर मैथमेटिकल का, क्वांटम का, तो उस केस में हमें वहाँ पे थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस हमारी अच्छी है तो वहाँ पर कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन वैसे आसान ही था, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, और ये एक्जैक्ट 8 आ रहा है, डेसिमल्स में नहीं आ रहा है, और हमें यहाँ पे इंटीजर में चाहिए। तो ये हो गया आपके गेट क्वेश्चन। तो गेट के और भी क्वेश्चन थे पर वो अभी पढ़ाए नहीं गए, इसलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके मॉडल्स आए थे। अब हम आगे चलते हैं वापस जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो हम क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे थे, और क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ मासेस, सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। और ये वाला फॉर्मूला न्यूक्लियर मास के लिए ऑलवेज वैलिड है, और एटॉमिक मास के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वुड बी सेम और इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, उसके लिए हमने कहा काइनेटिक सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं थी। उसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला था वो इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी था, वो फॉर्मूला भी था सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। और यहाँ पे हमने कहा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो केवल न्यूक्लियाई की होती है और पार्टिकल की नहीं होती। और फिर उसके बाद हमने कहा कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करोगे, तो आप अपना फॉर्मूला न्यूक्लियर मास में लिख लोगे और उसको फिर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि आपको बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर मास में रिलेशन पता है। तो ये जो कन्वर्ट करने वाली बात है ये हम बाद में इसे करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैं समझता हूँ काफी लोगों ने इसे कर लिया होगा। तो ये मैंने आपसे कहा था कि अगर एक से ज्यादा रिएक्शंस दे रखी हैं और हमें क्यू वैल्यू निकालनी है किसी पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन के लिए, तो हम उन जो गिवन रिएक्शंस हैं उनको मैनिपुलेट करके, एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके उसको वैसी रिएक्शन बना देंगे जिसका हमें क्यू वैल्यू चाहिए, और जो एक्स्ट्रा आएगा उसे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी दैट विल बी क्यू वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन वैसे तो मैंने आपको आंसर भी दे रखा है यहाँ पे, आपने हो सकता है कर लिया हो, तो बीच में काफी दिन में गैप आ गया। तो अब इसे देखो कैसे करेंगे। तो मैंने इसमें कहा था कि या तो आप यहाँ पे क्यू वैल्यू साथ में ही लिख लो रिएक्शंस के, और उसके बाद इन्हें मैनिपुलेट कर लो, और नहीं तो क्यू वैल्यू के जो फॉर्मूले हैं उनको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम हमारी रिएक्शंस में क्यू वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, और अब इन्हें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी करना चाहे वो करके, और जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वहाँ रिएक्टेंट्स में तो बोरोन और हीलियम चाहिए यानी अल्फा पार्टिकल, और प्रोडक्ट्स में आपका न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन के अलावा जो भी बचेगा दैट विल बी क्यू वैल्यू। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे, ये बस मैं थोड़ा जिन्होंने नहीं किया उनके लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज तो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे एडिशन, पहले फर्स्ट 3 रिएक्शंस को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट 3 रिएक्शंस। तो फर्स्ट 3 रिएक्शंस को जब ऐड किया तो यहाँ पे आएगा N14। एडिंग का मतलब यह है कि रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स ऐड करना है और राइट साइड में प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स ऐड करना है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा इसे बड़ा लिखता हूँ, 1 मिनट। तो एडिंग फर्स्ट 3, तो फर्स्ट तो है आपका पहली रिएक्शन तो ये है जिसमें नाइट्रोजन 14 1H2। अब इसको ऐड करेंगे रिएक्टेंट्स ऑफ सेकंड रिएक्शन जो कि है नाइट्रोजन 15 प्लस 1H2। फिर थर्ड रिएक्शन है आपकी कार्बन 13 प्लस 1H2। ये हो गए रिएक्टेंट्स। अब इनके प्रोडक्ट्स जो हैं उन सबको भी ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा N15 प्लस 1H1 प्लस 9.4। फिर सेकंड रिएक्शन का हो जाएगा कार्बन 13 प्लस 2He4 प्लस 8.2, और थर्ड रिएक्शन का हो जाएगा प्लस बोरोन 11 प्लस हीलियम प्लस 5.56। तो यहाँ पे कुछ ये जो हमने ये लिखे हैं, जो सिंबल्स लिखे हैं, इसका मतलब यही है कि इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी, ये सब एनर्जीज में चेंज हो जाएंगी बाद में। अब यहाँ पे कुछ दोनों तरफ कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये N15 से N15 कैंसिल, और कार्बन 13 से कार्बन 13 कैंसिल।
तो यहाँ से हमारे पास रिएक्शन जो बनेगी वो हो जाएगी N14 प्लस 3 1H2। तो यहाँ पे 1H2 3 है, 1 2 एंड 3, तो तीनों को ऐड कर दिया। राइट साइड में बोरोन प्लस ट्वाइस ऑफ He4। He4 आपके पास यहाँ पे राइट साइड में ट्वाइस है, और उसके बाद 1H1, और बाकी जो तीनों एनर्जी है उन तीनों को ऐड कर दिया, तो 23.18 MeV ये आ गया। इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप देखो जो हमें रिएक्शन बनानी है, हमें जिसका Q वैल्यू चाहिए वो है बोरोन प्लस अल्फा। तो इसी रिएक्शन से बोरोन और एक अल्फा को राइट साइड में ले लो, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स में ले लो, यानी कि आप लिख सकते हो कि बोरोन प्लस अल्फा पार्टिकल, ये आपके हो गए रिएक्टेंट्स जो आपको चाहिए। तो रिएक्शन की एक तरफ इन्हें ले लो और बाकी दूसरी तरफ बाकी सबको ले जाओ। तो हमने रिएक्टेंट्स बना दिए रिएक्शन की जो हमें चाहिए। तो अब दूसरी तरफ ये आ जाएंगे N14 प्लस 3 टाइम्स 1H2, और जो एक्स्ट्रा है वो हो जाएंगे माइनस 1H1, और माइनस आपने एक He लिया है, दूसरा He आप दूसरी तरफ ले गए, और फिर माइनस 23.18। इस रिएक्शन, तो इसे आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने फिलहाल रिएक्टेंट्स बना दिए। अब आपको यहाँ पे जो राइट साइड है उसमें भी चेंज करना है कुछ। तो अभी तक आपने फर्स्ट 3 रिएक्शन का यूज किया था, अब आप रिएक्शन नंबर 4 का यूज करोगे। तो रिएक्शन नंबर 4 से 1H1 की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दोगे। तो 1H1 की वैल्यू जो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, उसको आप जो गिवन इक्वेशन है 1H1 जो फोर्थ रिएक्शन है, यहाँ से 1H1 की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दोगे। तो आपकी जो फोर्थ रिएक्शन है उससे 1H1 की वैल्यू क्या आएगी, 1H1 की वैल्यू हो जाएगी 1H1 इज इक्वल टू 1H2 माइनस नाइट्रोजन और सॉरी न्यूट्रॉन, और उसके बाद प्लस 0.530। ये आपने इक्वेशन नंबर 4 से 1H1 की वैल्यू लिख दी। इसको आप अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दोगे जो आपने यूज किया है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी उसमें लिख रहा हूँ। तो एक तो हमारा फ्रॉम फोर्थ एक तो हमने ये लिखा कि 1H1 की वैल्यू ये आ गई 1H2 न्यूट्रॉन प्लस 0.53, ये तो ये आ गई। अब इस 1H1 की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में जो आपने कैलकुलेट करी है। तो आपकी रिएक्शन ये है, यहां पे हमारा 1H1 की वैल्यू है जो इक्वेशन नंबर 4 से रखनी है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था। तो अब 1H1 की वैल्यू आप यहां रखोगे, तो ये हो जाएगा आपका 1H2, उसके बाद न्यूट्रॉन और उसके बाद 0.53। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा आपका बोरोन 11 प्लस 2He4, यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन 14 प्लस न्यूट्रॉन। ये हमारा प्रोडक्शन है जो आपको चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा है वो क्यू वैल्यू जाएगी। अब एक्स्ट्रा क्या है, एक तो आपका ट्वाइस ऑफ 1H2 है, एक आपका माइनस 2He4 है, और एक हो गया आपका माइनस 0.53, और एक है माइनस 23.18। तो ये जो भी एक्स्ट्रा बचा दैट इज क्यू वैल्यू, ये आपकी क्यू वैल्यू, इससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो अल्टीमेटली क्यू वैल्यू क्या हो गई, क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1H2 माइनस 2He4 और माइनस 23.71। अब ये जो मास है, मास ऑफ 1H2 और मास ऑफ 2He4, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। ये आप देखो यहाँ पे गिवन है मास ऑफ 2He4 और मास ऑफ 1H2 गिवन है MeV में। MeV या MeV/c² जो भी कहता हो आप, तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी गिवन है। तो इनका वैल्यू आप रख दो, तो यहाँ पे जाएगा 2 इंटू, इसकी वैल्यू है 1875.069, उसके बाद माइनस 3726.292, और फिर बाद में माइनस 23.71। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.136। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और मैंने आपको दिया था, उसमें भी 4 रिएक्शन गिवन है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। देखिए ये जो है, ये है हमारे रिएक्टेंट्स, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे गिवन रिएक्शन थी, और जो एक्स्ट्रा बचा वो क्यू वैल्यू।
उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी। हमें जो गिवन रिएक्शन है उसे देखो, जो जिसका हमें क्यू वैल्यू चाहिए। ऊपर लिखा हुआ है बोरोन 11 प्लस अल्फा, ये हमें लेफ्ट साइड बनाना है रिएक्टेंट्स, और फिर लिखा है एन यानी कि न्यूट्रॉन प्लस नाइट्रोजन, ये हमें रिएक्शन बनानी है। इसका जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा है वो क्यू वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें एक रिएक्शन, 4 रिएक्शन दे रखी है, और हमें जो रिएक्शन गिवन है जिसका हमें क्यू वैल्यू चाहिए वो है हमारा सिलिकॉन 29 प्लस डी यानी न्यूट्रॉन, और इससे हमें बनाना है न्यूट्रॉन और फास्फोरस 30। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो क्यू वैल्यू है। तो इन चारों का यूज करना है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करता हूँ। तो ये चारों रिएक्शन आपकी लिखी हुई होंगी, नहीं तो, क्योंकि अगर लिखी हुई नहीं होंगी तो मैं जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो आपकी चारों रिएक्शन दिखेंगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी कॉपी पे लिख रखी होंगी, तो उन्हीं उस अपनी कॉपी में देखना कि हम कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट्स के लिए तो सिलिकॉन 29 और न्यूट्रॉन बनाना है, और बाकी सबको राइट साइड में ले आना है, और राइट साइड में न्यूट्रॉन और फास्फोरस 30 के अलावा जो भी बचा दैट विल बी क्यू वैल्यू। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अब आप देख सकते हो कि जो आपका रिएक्शन नंबर 4 है उसमें यहाँ पे सिलिकॉन 29 है, 4th रिएक्शन में सिलिकॉन 29। तो आप 4th से सिलिकॉन 29 की वैल्यू निकाल सकते हो, बाकी सबको दूसरे ले जाओ, सिलिकॉन 29 की निकाल लो। और फर्स्ट रिएक्शन में आपका 1H2 है, इसमें से एक 1H2 को ले लो, बाकी सबको दूसरे ले जाओ। और अगर इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, जब 4th से सिलिकॉन की वैल्यू निकाल लो 29 की, बाकी सबको दूसरे ले जाओ, और फर्स्ट से 1H2 की वैल्यू निकाल लो, सब बाकी सबको दूसरे ले जाओ, और फिर जो भी आपने इन दोनों को निकाला इन दोनों को ऐड कर दो, तो फिर आपके रिएक्टेंट्स आ जाएंगे सिलिकॉन 29 प्लस 1H2। तो आपने रिएक्टेंट्स वाला काम कर दिया बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4। ऐसे कर सकते हो आप, और फिर आप सेकंड और थर्ड का यूज करके प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 से Si29 निकालेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 से 1H2 निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फ्रॉम 4th। तो 4th से आपको मिल गया सिलिकॉन 29 इज इक्वल टू, बाकी सबको आप राइट साइड में ले गए, 1H2 1H1 माइनस 6। ये आपने इक्वेशन नंबर 4 से सिलिकॉन की वैल्यू निकाल दी, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आपको दिख रहा है सिलिकॉन 29, इसके जो बाकी सबको दूसरे दे दो। अब इक्वेशन नंबर 1 से 1H2 की वैल्यू निकाल दो। फ्रॉम फर्स्ट द वैल्यू ऑफ 1H2 विल बी 2He4 माइनस 1H2 प्लस 22.5। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2। तो ऐड क्यों किया? क्योंकि रिएक्टेंट्स आपको सिलिकॉन और 1H2 चाहिए। तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा सिलिकॉन 29 14 प्लस 1H2 इज इक्वल टू सिलिकॉन 28 14 प्लस 2He4 माइनस 1H1 प्लस 16.5। देखो आप यहाँ पे देखो, जो हमें चाहिए सिलिकॉन 29 और डी का मतलब न्यूट्रॉन 1H2, तो 1H2 चाहिए, तो हमें लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट्स में ही बना दिए, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल अभी जो रिएक्टेंट्स चाहिए वो आ गए। अब क्या करोगे? अब हमें इनको हटाना है, इनको देखना है इनका क्या करेंगे, जो हमें राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में क्या बनाना है? राइट साइड में बनाना है न्यूट्रॉन और P30, न्यूट्रॉन और P30 ये बना दे। तो जो अब तक हमारे पास रिएक्शन आई है उसमें न्यूट्रॉन P30 है नहीं, तो जो हमारे पास है उनको हटाना है और न्यूट्रॉन और P30 को इन्वॉल्व करना है। तो उसे कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर सेकंड से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? देखो आपके पास रिएक्शन क्या आई, आपके पास रिएक्शन जो आई उसमें इसमें इसको हटाना है, सिलिकॉन 28 He4 और माइनस 1H1 इनकी वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से मिल रही है, फ्रॉम सेकंड से हमें इनकी वैल्यू मिल रही है, किसकी, जो हमें हटानी है, यानी कि सिलिकॉन 28 प्लस 2He4 माइनस 1H1 ये वैल्यूज मिल रही है फ्रॉम 2 से। देखो 2 में कैसे मिल रही है? सिलिकॉन 28 प्लस 2He4 माइनस 1H1 ये वैल्यू कैसे मिल रही है? तो जो 1H1 है उसको आप सिलिकॉन की तरफ ले गए, माइनस 1H1, उससे वैल्यू मिलेगी P31 माइनस 2 ये मिल जाएगी फ्रॉम सेकंड। तो ये हो जाएगा P15 31 माइनस 2, ये आपको ये वैल्यू मिल गई। तो आप क्या करोगे? आप इस वैल्यू को यहाँ रख दो, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो 4th की वैल्यू को थर्ड में रख दो, तो आपको थर्ड क्या जाएगी? फ्रॉम 3 एंड 4, तो आपको थर्ड मिल जाएगी। तो थर्ड हो गई आपकी सिलिकॉन 14 29 प्लस 1H2 इज इक्वल टू, अब आपने सिलिकॉन 28 He4 माइनस 1H1 इसकी वैल्यू ये निकाल दी। तो आप इसे ये रख दो P15 31 माइनस 2 और प्लस 16.5।
तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू आ गई सिलिकॉन 1429 प्लस 1H2 इज इक्वल टू 31 और यहाँ पे जाएगा प्लस 14.5। ये हो गया लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी आपने इसमें चेंज कर दिया, अभी भी आपको वो रिएक्शन नहीं मिली जो आपको चाहिए। तो अब आपके पास एक एक इक्वेशन और बची जो आपने यूज नहीं करी है, वो है थर्ड। तो अब यहाँ पे P31 है, इसको हटाना है क्योंकि आपको चाहिए P30। तो P31 की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड से निकल सकती है, फ्रॉम थर्ड। थर्ड से P31 की वैल्यू निकालनी। तो फ्रॉम थर्ड P31 की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप देखो P30, अब यहाँ थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? थर्ड इक्वेशन है P31 प्लस फोटोन इज इक्वल टू P स्टार 30। P स्टार 30 की जगह आप लिख सकते हो P30 प्लस फोटोन। तो वहां से फोटोन कैंसिल हो जाएगा। हाँ, आंसर 2 में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने फ्रॉम थर्ड आपने लिखा P31 प्लस फोटोन इज इक्वल टू, ये वैल्यू जाएगी P15 30। ये स्टार था तो स्टार को हमने प्लस फोटोन लिख दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस न्यूट्रॉन माइनस 12.5। तो यहाँ से फोटोन कैंसिल हो गया, तो P31 की वैल्यू ये आ गई। अब इसकी P31 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 5 में रख दो, पुटिंग इन 5। तो आपको जो रिएक्शन मिलेगी वो हो जाएगी सिलिकॉन 29 14 प्लस 1H2, ये हो जाएगा आपका P15 30 प्लस न्यूट्रॉन यहाँ में चाहिए, और बाकी जो बचा माइनस 12.5 और प्लस 14.5, ये हो जाएगा आपका प्लस 2। तो यही आपका क्यू वैल्यू, क्यू इक्वल टू 2 MeV। हाँ बिल्कुल सही, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऐसे आप कर सकते हो। अब हम आगे चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि अब तक जो हमने क्यू वैल्यू के क्वेश्चंस किए थे वो सबके सब वन डायमेंशनल रिएक्शन थी। वन डायमेंशनल का मतलब जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे मानिए सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। लेकिन अगर हमें 2D की बात करनी है, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रायंगल बना रहे हैं, तो फिर उसके लिए एक जो फॉर्मूला यूज होगा उसे हम लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्यू वैल्यू इन 2D, 2 डायमेंशन। और हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक केस, यानी काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन वही है जो हमने पहले लिखी थी कि हमारे पास एक इंसिडेंट पार्टिकल है, दूसरा हमारे पास एक न्यूक्लियाई है जो कि रेस्ट पे है, जैसे टारगेट एट रेस्ट, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट पार्टिकल्स हैं वो ये मिले। तो हमारे पास रिएक्शन वही है जो हमने पहले लिखी है, एक्स ए बी वाई। तो यहाँ से जो क्यू वैल्यू आई वो आ गई इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये आ गई के वाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये आपकी क्यू वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो आपका वाई न्यूक्लियाई बना वो हैवियर है। लेट्स से यहाँ पे ए और बी पार्टिकल्स हैं या लाइटर न्यूक्लियाई है, और जो एक्स और वाई है वो हैवी न्यूक्लियाई है, और एक्स तो वैसे भी टारगेट है। और यहाँ पे एक्स एक ही न्यूक्लियाई नहीं होता, टारगेट का मतलब आपके पास लेट्स से एक पूरा स्लैब है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, दिस इज टारगेट एक्स, और आप एक का जो बीम है वो इसे स्टैंड कर रहे हो। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वाई वाला जो न्यूक्लियाई बना वो हैवियर है। अगर वो हैवी होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियाई वाई इज वेरी, हम कह सकते हैं कि इज हैवी, या कह सकते हैं द न्यूक्लियाई वाई हैज लार्ज मास एंड दस हैज वेरी स्मॉल काइनेटिक एनर्जी के वाई। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वाई न्यूक्लियाई की वो बहुत ज्यादा होगी, सॉरी बहुत कम होगी, ठीक है। तो मास बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम। तो
तो कहने का मतलब यह है कि आप एक्सपेरिमेंटली इस काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट आसानी से नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, दस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर एक्सपेरिमेंटली, it is difficult to measure experimentally the value of ky। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 से जो हमें दिख रहा है, अगर हम उसका यूज करें भी तो ky की वैल्यू निकालनी आसान है नहीं, ky की हम वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उस फॉर्मूले का फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम उसमें ky की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे हमसे, ठीक है, क्योंकि वो इतना कम है कि उसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज्यादा चाहिए या एक्यूरेसी हमारी इतनी बन नहीं पा रही है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्मूला ऐसा हो जिसमें ky ना हो। तो हम ये चाह रहे हैं कि ky जो है, हमारी जो वैल्यू है ky की, हम थियोरेटिकली ky की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स निकाल दें और फिर उसको इसमें रख दें, तो जो हमारा क्यू का फॉर्मूला आएगा वो विदाउट ky आ जाएगा और फिर उससे हमारा निकालना आसान हो जाएगा। यानी वी वांट फॉर्मूला विदाउट ky, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ky को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। वी देयरफॉर एलिमिनेट ky। एलिमिनेट का मतलब ky की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स, अदर मासेस, अदर काइनेटिक एनर्जी से निकाल लें। तो वी देयरफॉर एलिमिनेट ky, नॉट नेग्लेक्ट। एलिमिनेट ky by using law of conservation। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि वी हैव पार्टिकल A which has mass ma and velocity va। It is moving towards a target, let's say target is x, the mass of x is mx, और रिएक्शन होने के बाद ये मान लो y एक्सिस है और ये मान लो x एक्सिस है। रिएक्शन होने के बाद जो आपके प्रोडक्ट पार्टिकल्स है वो y मान लो इस डायरेक्शन में गया, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ y इज दिस, मास ऑफ y एंड इट इज मेकिंग एन एंगल फाई। और दूसरा जो आपका b पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी vb और उसका मास mb, और वो जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है थीटा, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो इन टर्म्स ऑफ थीटा जाएगा, उसमें फाई नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, द क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज 2 डायमेंशनल रिएक्शन, और यहाँ पे जो क्यू वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ मासेस, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी एंड ए। तो जो आपकी क्यू वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी इन टर्म्स ऑफ के बी के ए मासेस सभी पार्टिकल्स के, और साथ में थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा फॉर्मूले में। कंजर्वेशन जो आप करो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो एक्स डायरेक्शन में अलग करोगे, वाई डायरेक्शन में अलग करोगे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आधा घंटा उसमें लग जाएगा, इसीलिए मैं सीधा फॉर्मूला लिखा हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहो तो मैं जो पीडीएफ है उसमें मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा उस डेरिवेशन का, ठीक है। फिलहाल नहीं कर रहे, टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी आपको वो फॉर्मूला याद ही रखना है, और वो बहुत लेंथी फॉर्म डेरिवेशन है, 2-3 पेज में होगा, इसीलिए उसको मैं हम भेज दूंगा पीडीएफ में। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला हम लिख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। The value of Q will be KB 1 plus MB over MY minus K 1 minus MA over MY minus 2 by MY, और ये जाएगा MA MB K KB। इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी आपका KY नहीं आएगा, क्योंकि KY बहुत कम है, उसे निकालना आसान नहीं है। उसकी वैल्यू निकाली हमने किसी और टर्म्स में, उसको यहाँ पे रख दिया तो सब KY हट गया। तो अल्टीमेटली Q का फॉर्मूला ये आएगा, और यहाँ पे जो एंगल है आपका वो थीटा है, ना कि फाई। तो थीटा वो वाला एंगल है जो आपका पार्टिकल P बना रहा है, ठीक है। थीटा आपका एंगल है विच पार्टिकल B इज मेकिंग विद एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन कह लो या इंसिडेंट डायरेक्शन कह लो, जो इंसिडेंट पार्टिकल ए था उसकी डायरेक्शन। तो ये फॉर्मूला है। तो एग्जाम में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें वो लोग आसान करने के लिए क्या करते हैं कि थीटा को 90 दिखा देते हैं, तो उससे थर्ड टर्म आपकी जीरो हो जाती है, यानी कि जो आपका बी पार्टिकल है वो इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस केस में थर्ड टर्म जीरो हो जाती है। तो आपका जो क्यू आता है वो केवल फर्स्ट टू टर्म से जाती है।
तो इस पे अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड चलें। तो क्वेश्चन आपका ये है, कंसीडर द रिएक्शन F19 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीजन 19 प्लस 1H1 माइनस, तो जो माइनस 7.6342 वो क्यू वैल्यू है, और क्यू वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे अब क्या क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स इज 15। तो अगर आप इसको अपने वाले रिएक्शन से कंपेयर करो, अपने रिएक्शन से, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन थी ए प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो ए है वो तो न्यूट्रॉन है जो इंसिडेंट किया हमने, ए इज न्यूट्रॉन, एक्स हमारा टारगेट है, और ये वाई है और ये बी है, और प्लस क्यू है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स है उनकी एनर्जी 15 एमवी है। प्रोटॉन जो एमिट हुए, जो यहाँ पे बी, जो हमारे रिएक्शन बी था, तो बी की जगह प्रोटॉन है, प्रोटॉन कोई हम 1H1 लिख रहे हैं, तो प्रोटॉन जो एमिट हुए वो एंगल 90 बना रहे हैं विद द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स। अब क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स। ये थोड़ा सा अभी इनकम्प्लीट है, इसमें मासेस और दे रखी है, तो मैं यहाँ पे मास और लिख देता हूँ, बिना मास के तो आप इसको कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो यहाँ मास और गिवन है, आप लिख लो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन 19 इज इक्वल टू 19.05862। उसके बाद मास ऑफ नाइट्रोजन इज, सॉरी न्यूट्रॉन इज 1.0087। फिर मास ऑफ 1H1, यानी कि ये एटॉमिक मास है, प्रोटॉन की जगह हाइड्रोजन एटम का मास 1.00784। और लास्टली मास ऑफ F19 19.05862। तो यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो जीरो जाएगी, क्योंकि आपका एंगल जो है वो 90 है, थर्ड टर्म विल बी जीरो। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज करोगे वो हमने उसे याद करने की कोशिश करो। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू ए बी 1 प्लस एम बी अपॉन एम वाई माइनस के ए 1 माइनस एम ए अपॉन एम वाई। अब इनको, अब जो गिवन पार्टिकल्स है उनमें चेंज कर दो इस फॉर्मूले को। तो के बी है, तो के बी की जगह क्या है हमारे पास, के एच, के बी की जगह के एच है, क्योंकि बी आपका प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है। उसके बाद 1 प्लस बी हमारे पास एच है, यानी कि एम एच, एम वाई, वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास ऑक्सीजन, एम ओ। फिर है माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, क्योंकि ये यहाँ पे न्यूट्रॉन है, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स, यानी कि KH निकालना है, यू हैव टू फाइंड KH। तो इस फॉर्मूले से KH की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो KH की वैल्यू आएगी, KH कह लो या K प्रोटॉन कह लो, एक ही बात है, वो वैल्यू आएगी Q प्लस KN 1 माइनस MN ओवर MO ओवर 1 प्लस MH ओवर MO। अब यहाँ पे जो मासेस गिवन है वो आप यहाँ पे रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। जो Q की वैल्यू रखनी है वो नेगेटिव साइन रखनी है। नहीं, एक मिनट, ये नहीं, मास ऑफ ऑक्सीजन तो सही लिखा हुआ है, मास ऑफ F डिफरेंट है, मास ऑफ F ये गलती से लिखा हुआ है, इसके मास ऑफ F का चेंज है, ये आएगा 19.0457 इसे आप चेंज कर लो, F का मास डिफरेंट है ऑक्सीजन से। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो Q की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, ये जाएगी माइनस 7.6342। उसके बाद प्लस इन सबकी वैल्यू रख दो और इसे कैलकुलेट कर दो कितना आ रहा है, पर यह है Q की वैल्यू विद नेगेटिव साइन रखनी है। ठीक है, तो ये आ रही है वैल्यू 6.24, यानी कि 6.24 MeV, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि यहाँ पे जो मासेस हैं वो फ्रैक्शन में है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, डिवीजन में है। इस फॉर्मूले में मासेस जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मास डिवाइड हो रहे हैं तो ऐसे में आप
एटॉमिक मासेस को अप्रोक्सीमेटली मास नंबर के बराबर रख सकते हो। यानी अगर मास गिवन नहीं भी होते तो भी हम मासेस को मास नंबर की अप्रोक्सीमेटली रख सकते थे, तो भी आंसर अप्रोक्सीमेटली यही आता। चेंज जो है वो थर्ड या फोर्थ डेसिमल प्लेस पे जाके होता। ठीक है, तो इस बात को मैं अभी बताता हूँ कि अब ये कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और इस वाले क्वेश्चन में मास नहीं गिवन है। के एन की वैल्यू गिवन नहीं है क्या? गिवन तो है, 15 गिवन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट न्यूट्रॉन इज 15, तो 15 लेनी है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मास गिवन नहीं है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि इसमें आप नोट करके लिख लो एक चीज, वो आगे भी काम आएगी, कि इफ masses are in fraction in any formula, कोई जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो masses fraction में, then we can use mass numbers, then we can use mass numbers instead of exact atomic masses। मैंने फ्रैक्शन में कहा है, क्यों? क्योंकि अगर अगर जैसे मान लो हमने हमने क्या किया था, हमने मान लो क्यू वैल्यू ही है और मैंने कहा कि सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मासेस फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पे मासेस क्या है, सब्ट्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे एग्जैक्ट मास ना लेके मास नंबर ले लिया। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन में मास नंबर कंजर्व होता है, तो रिएक्टेंट्स का मास नंबर और प्रोडक्ट का मास नंबर सेम होता है, तो वो तो हमें क्यू हमेशा जीरो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका फॉर्मूला ऐसा हो कि जहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हो मासेस, वहां पे आप यूज नहीं कर सकते इस बात को। लेकिन अगर फ्रैक्शन में है, जैसे यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास क्या है, एम एम बी अपॉन एम वाई, एम ए अपॉन एम वाई, तो ऐसे में आप अगर मासेस नहीं दे रखे हैं तो आप मास नंबर से यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मास नंबर यूज करके देखो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर निकालो। और यहाँ भी 90 डिग्री दे रखी है, तो अब सबसे पहले तो आप रिएक्शन देखो, रिएक्शन कैसी है। तो आपको रिएक्शन लिखोगे तो पता चलेगा कि टारगेट कौन क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल क्या है, और प्रोडक्ट पार्टिकल्स और न्यूक्लियर क्या है। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये है, 1H2 प्लस एल्यूमिनियम 27। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स डिटेक्टेड एट 90 डिग्री, यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके प्रोडक्ट्स हैं। वहन 2.1 MeV न्यूट्रॉन्स, तो 2.1 MeV न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का 2.1 MeV ये इंसिडेंट पार्टिकल है न्यूट्रॉन, और इंसिडेंट ऑन एल्यूमिनियम 27, तो एल्यूमिनियम 27 आपका टारगेट है। और यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन देना चाहिए था इसमें कि एट रेस्ट, टारगेट एट रेस्ट है, इसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर टारगेट रेस्ट नहीं है तो फिर फॉर्मूला ऑब्वियसली डिफरेंट होता, तो टारगेट इन जनरल रेस्ट होता है, तो यहाँ पे देना चाहिए था। उसके बाद टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम 28, एल्यूमिनियम 28, और साथ में क्या मिल रहे हैं, प्रोटॉन्स जो कि 90 डिग्री बना रहे हैं विद द इंसिडेंट डायरेक्शन, तो प्रोटॉन्स मिल रहे हैं आपको, यानी कि 1H1। और प्रोटॉन का जो, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्यू वैल्यू दे रखी है 5.5। क्वेश्चन ये है कि एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स इज, प्रोटॉन्स की एनर्जी कितनी है ये निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ फिर से हम क्यू वैल्यू लिख रहे हैं, क्यू वैल्यू हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1H1, 1 प्लस मास ऑफ 1H1 अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम 28 माइनस 1H2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1H2, 1 माइनस मास ऑफ 1H2 ओवर मास ऑफ एल्यूमिनियम 28, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू है वो सब रख दो, और आपको निकाला क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1H1, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स। तो अब क्यू वैल्यू है 5.5, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स या 1H1 चाहिए आपको, 1 प्लस, अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था मास नहीं है तो मास नंबर आप लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर आपको सेम आएगा। तो यहाँ पे 1H1 का मास हो गया 1, मास नंबर 1 है, और एल्यूमिनियम 28 का हो गया 28, माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स वो दे रखा है 2.1, यहाँ हो गया 1 माइनस, ये हो गया 2 और ये हो गया 28। इससे कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1H1 कितना आ रहा है। यानी कि अगर पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप करते यही मास नंबर लिखते तो भी आंसर आपका वही आता जो निकला है। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन आ गया 7.19, 7.19।
अब हम आगे बढ़ते हैं, ना है क्यू वैल्यू इन अल्फा डीके। तो अल्फा डीके हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो क्यू वैल्यू वाला जो पोर्शन है उसे हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा हेडिंग है क्यू वैल्यू इन अल्फा डीके। तो अल्फा डीके क्या है? अगर कोई भी न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव है, जिसे हम कह सकते हैं अनस्टेबल है, तो वो स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना है वो ऑब्जर्व होता है। तो अगर किसी न्यूक्लियाई में अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा है, एमिट हो रहा है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, आप बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हो, ये अपने आप हो रही है टू मेक इट सेल्फ स्टेबल। और क्योंकि ये अपने आप हो रही है, आप बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो ये जो रिएक्शन होगी इसमें क्यू वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी एनर्जी विल बी रिलीज्ड। क्यू वैल्यू चाहे अल्फा डीके हो, चाहे बीटा डीके हो, चाहे गामा डीके हो, सभी में क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमेशा, क्योंकि एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सिमिलरली न्यूक्लियर फ्यूजन हो, न्यूक्लियर फिजन हो, उन सब में भी एनर्जी रिलीज होती है, वो सब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई, इट इज डीकेइंग एट रेस्ट, डीकेइंग एट रेस्ट, ये रेस्ट पे डीके होगा, ठीक है। उसके बाद बना क्या? एक डॉटर न्यूक्लियाई मिला आपको, डॉटर न्यूक्लियाई, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा होता है आपका हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियस। और वाई जो है उसका मास नंबर हो जाएगा A-4 रिड्यूस बाई 4, और एटॉमिक नंबर हो जाएगा रिड्यूस बाई 2, क्योंकि आपका मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियाई एक्स spontaneously decays, which implies the value of Q will always be positive. That is, it is exothermic reaction. अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? We have to find the relation between Q value of this reaction and kinetic energy of the alpha particle. ठीक है? तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? To find the relation between Q value and K alpha. K alpha का मतलब kinetic energy of alpha particle. इसके लिए मैं डेरिवेशन करा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंथी डेरिवेशन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले रेस्ट मासेस लिखेंगे, लेट रेस्ट मासेस बी mx, my एंड m अल्फा, इन तीनों का ही मास है। और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ बराबर है, तो इसीलिए वो जो क्यू वैल्यू वाला जो फॉर्मूला है, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, वो एटॉमिक और न्यूक्लियर दोनों के लिए वैलिड है, बिकॉज हियर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे जो हमने मास लिखे हैं उन्हें आप चाहे न्यूक्लियर मास मान लो, चाहे आप एटॉमिक मास मान लो। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी आर। काइनेटिक एनर्जी को आप लिखो के वाई के अल्फा, क्योंकि के एक्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि वो रेस्ट पे है, ये काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये वन डायमेंशनल केस है, ये टू डायमेंशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स न्यूक्लियाई रेस्ट पे डिके हो रहा है, तो जो पार्टिकल्स वाई और अल्फा बनेंगे वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, इसका मतलब जो हमारा जो केस है वो वन डायमेंशनल केस है। तो इस बात को यहाँ पे अभी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट्स, लीनियर मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो उनका एडिशन। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे करोगे तो मोमेंटम ऑफ एक्स इज जीरो, मोमेंटम ऑफ वाई विल बी एम वाई इंटू बी वाई प्लस मोमेंटम ऑफ, और यहाँ भी हम नॉन रिलेटिविस्टिक यूज कर रहे हैं, मोमेंटम रिलेटिविस्टिक वाले नहीं कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स और ये अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियाई मतलब बहुत लाइटर नहीं है, बहुत मतलब ये इनकी जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज दे आर नॉट वेरी लाइटर पार्टिकल्स। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को भी हम हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस एम अल्फा वी अल्फा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये हुआ कि जो आपके मोमेंटम है वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हमने लगाया। तो मोमेंटम आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि वाई का डायरेक्शन अगर ये होगा तो उसका अल्फा की डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी। तो इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन क्यू वैल्यू एंड के अल्फा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। अब हमारे पास क्यू वैल्यू के और फॉर्मूले भी है। अब हम क्यू वैल्यू वाले जो फॉर्मूले वो यूज करेंगे, एक मास वाला और एक काइनेटिक एनर्जी वाला। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलो, आपके साथ लिख लिया होगा ये। इसके बाद
क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मासेस, तो वो जाएगा mx माइनस my माइनस m अल्फा इंटू सी स्क्वायर। मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट यहाँ पे एक ही है x, और प्रोडक्ट्स यहाँ पे दो है, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया। इट इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद है q इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ky प्लस k अल्फा, क्योंकि जो kx है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, वो रेस्ट में। तो इसको थर्ड वाली को आप ये भी लिख सकते हो कि q इक्वल टू हाफ my vy स्क्वायर प्लस हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को आपने हाफ m v स्क्वायर नंबर 4। यहाँ पे आप कह सकते हो कि बोथ y एंड अल्फा आर मैसिव एंड thus have kinetic have very less kinetic energy। अब आप रिलेशन कैसे निकालोगे, तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट। देखो यहाँ फोर्थ वाली रिएक्शन है उसमें क्यू वैल्यू भी है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा भी है, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। तो ये यहीं से रिलेशन निकालना है। तो जब रिलेशन निकालना है तो हमें यहाँ पे वी वाई हटाना है, लेट्स से वी वाई हटाना है। तो वी वाई हटाने के लिए मतलब मान लो हमारे पास न्यूमेरिकल ऐसा हो कि वी वाई दे रखा हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ भी वी वाई का जो वी वाई और भी हैवी है अल्फा से भी, तो वी वाई भी यहाँ पे कम मिलेगा क्योंकि इट इज मैसिव, तो वी वाई विल बी स्मॉल। तो हमें वी वाई को हटाना है, हमें फॉर्मूला ऐसा लाना कि विदाउट वी वाई। तो हम यहाँ पे जो वी वाई को हटाएंगे तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था, तो फर्स्ट से वी वाई का स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो वो जाएगी एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर अपॉन एम वाई स्क्वायर। क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन क्या थी, फर्स्ट रिएक्शन थी एम वाई वी वाई इक्वल टू माइनस एम अल्फा वी अल्फा, ये थी फर्स्ट रिएक्शन आपकी। यहाँ से वी वाई का स्क्वायर निकाला आपने, तो ये आ गया। और इसको क्या करोगे, इसको पुट कर दोगे फोर्थ में, पुटिंग इन फोर्थ। तो फोर्थ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी क्यू इक्वल टू हाफ एम वाई और वी वाई का स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर ओवर एम वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। यहाँ से इसे कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा हाफ, ये जाएगा एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर अपॉन एम वाई, और ये हो जाएगा प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई, और ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है। तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आ गया क्यू इक्वल टू के अल्फा। इसको आपको आगे से याद रखना है डायरेक्ट, क्यू इक्वल टू के अल्फा। अगर बाई चांस भूल जाओ तो डेरिवेशन कर सकते हो, अदरवाइज याद रखना है 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई। अब यहाँ पे फिर से वही वाली बात है क्या, कि यहाँ पे जो फॉर्मूला ऐसा आया है कि जो मासेस है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, हियर मासेस आर इन फ्रैक्शन। और अगर फ्रैक्शन में है तो आप अगर मासेस नहीं दे रखे हैं आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे एम अल्फा और एम वाई की जगह मास नंबर्स यूज कर सकते हो और आपको आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगा। सो वी कैन यूज मास नंबर्स इन प्लेस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब इनका मास नंबर लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो अब अगर हम लिख लिया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। न्यूमेरिकल आप कैसे आते हैं, या तो क्यू दे दिया होगा के अल्फा पूछा होगा, या के अल्फा दे दिया होगा क्यू पूछा होगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो अल्फा डीके की रिएक्शन थी वो थी ये, हाँ यस यस यस, ये ठीक है, आप सही कह रहे हो। यहाँ पे एम वाई स्क्वायर नहीं वी वाई स्क्वायर है, वी वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, वी वाई स्क्वायर, इसको करेक्ट कर लो। और उन्होंने गलत लिख दिया होगा, वी वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है यहाँ पे, तो दिस विल बी वी वाई स्क्वायर एंड नॉट एम वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लो, इट इज वी वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड पुटिंग द वैल्यू वी वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4। अब हम आगे चलते हैं। तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर क्यू वैल्यू आपको दे रखी है तो उसमें मास नंबर लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है, ये हो गया के अल्फा, ये हो गया 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई। तो जो गिवन रिएक्शन है उससे देखोगे कि एम अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एम अल्फा की वैल्यू जाएगी अप्रोक्सीमेटली 4 मास नंबर के बराबर, और एम वाई की वैल्यू क्या लिखोगे आप, एम वाई की वैल्यू लिखोगे आप ए माइनस 4, जिसमें आप ये मान रहे हो कि जो ए है वो पेरेंट न्यूक्लियाई के लिए है।
तो अगर आपको रिएक्शन में पेरेंट न्यूक्लियर गिवन है और डॉटर नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, पेरेंट का मास नंबर गिवन है, डॉटर वाले का -4 करके मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू रख दो 1 + 4 अपॉन A-4। तो ये वैल्यू हो जाएगी Q इक्वल टू K अल्फा A-4 एलसीएम और ऊपर आ जाएगा A-4 + 4 A अपॉन A-4। तो आपका अगर मासेस नहीं रखे तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। आप याद वही करो कि अल्फा इंटू 1 + m अल्फा अपॉन m/m और उससे आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें ये तो याद रहता है कि फॉर्मूला A अपॉन A-4 है या A-4 अपॉन A है, तो वो भूल जाते हैं कि K अल्फा इक्वल टू Q इंटू ये है या Q इक्वल टू K अल्फा इंटू ये है। तो यहाँ पे याद रखने के लिए मैंने आपसे कहा है कि Q जो है आपका K अल्फा प्लस K वाई है। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि Q इज ग्रेटर देन K अल्फा। Q K अल्फा में K वाई ऐड करने से आ रहा है, तो Q इज ग्रेटर देन K अल्फा। तो इसका मतलब K इक्वल टू जब आपका फॉर्मूला आया, इसका मतलब जो आपका ये वाला जो टर्म है A अपॉन A-4 दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, तभी तो K अल्फा में मल्टीप्लाई करके जो है Q ज्यादा आएगा। क्योंकि अगर एग्जाम में आपसे K अल्फा पूछ लिया तो फॉर्मूला बन जाएगा Q इंटू A-4 अपॉन A। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ कि A-4 ऊपर लिखे या A नीचे लिखे, तो याद रखो कि Q इज ग्रेटर देन K अल्फा और उस तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, उस तरह से फैक्टर की मल्टीप्लाई होनी चाहिए कि आपका Q हमेशा K अल्फा से ज्यादा आना चाहिए। अब जो है क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपको जो गेट और नेट में क्वेश्चन आ चुके हैं इस फॉर्मूले बेस्ड वो करा दूं और इसकी और थ्योरी वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलें। तो अब देखो जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, एक तो ये है गेट 2005, ये आपका बुकलेट में पेज नंबर 28 पे है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 240 यानी 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 कि ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस यानी एक्स वाला जो हमारे रिएक्शन में एक्स है, डिकेज बाय, यहाँ पे ये ए नहीं, ये अल्फा है, इट इज अल्फा, इट इज नॉट ए, डिकेज बाय अल्फा एमिशन टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ इट्स डॉटर न्यूक्लियस। द क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस इज दिस, द एनर्जी इन एमईवी ऑफ, यहाँ भी अल्फा है, ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। आपको एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, जब तक कि टोटल वर्ड यूज ना हो, एनर्जी का मतलब हमेशा काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। तो क्या कैसे करोगे आप, और यहाँ पे मास दे रखे तो आप वही वाला फॉर्मूला यूज करोगे जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू K अल्फा A अपॉन A-4, जहाँ पे A की वैल्यू 240 है पेरेंट न्यूक्लियर वाली। तो आपको अगर एनर्जी चाहिए तो K अल्फा इक्वल टू Q इंटू A-4 अपॉन A, तो ये वैल्यू जाएगी 5.26 इंटू 240-4 यानी 226 अपॉन 240। इससे क्या आंसर आ रहा है, हाँ यस 236, यस 236, दिस विल बी 236। तो ये आपका आंसर आ गया 5.17। अब इसी पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस ऐसे उल्टा है। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी पेज पे पेज नंबर 28 पे यहाँ पे दे रखा है द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इज डिफाइंड टू बी द डिफरेंस इन द रेस्ट एनर्जी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। तो ये जो क्यू वैल्यू है इसको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। तो अगर आगे से डिसइंटीग्रेशन एनर्जी आए तो क्यू वैल्यू है, ठीक है, यानी कि आपको जो पी यू है जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है इनटू डॉटर एंड अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पे रिएक्शन दे दिया द एमिटेड अल्फा पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी, अब की बार अल्फा की काइनेटिक एनर्जी ये दे दी है और ये वही है जो आपने यहाँ पे निकाली है, और 240 भी वही है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो अब की बार अगर काइनेटिक एनर्जी ये दे दी और वैल्यू ऑफ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी यानी क्यू वैल्यू पूछ ली, तो अब की बार जो ऊपर दिया था वो पूछ लिया है, तो 5.26 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5.17 जो आपने ऊपर निकाला वो दे दिया और जो ऊपर दे रखा था वो पूछा है, तो इसमें भी वही कर लेना, आपको 5.26 आंसर मिल जाएगा। ये गेट 2009 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका नेट जून 2017 में पूछा था, यह है पेज नंबर 37। इसका आंसर आप लोग अपने आप निकालो, बताओ क्या है। If in a spontaneous alpha decay of uranium-232 at rest, the total energy released is Q, then the energy carried by the alpha particle. तो जो K अल्फा है वो जाएगा Q इंटू, अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें तो K अल्फा शुड बी लेस देन Q, तो जो फैक्टर जो आपका मल्टीप्लाई करोगे वो 1 से कम होगा, यानी कि एक तरह से ये हो जाएगा A-4 अपॉन A, और यहाँ पे A है 232, तो इससे A ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे Q वैल्यू के टर्म्स में आपको आंसर चाहिए Q इंटू ये हो जाएगा 228 अपॉन 232, इसको आप सॉल्व कर लेना, यह जाएगा 57 Q अपॉन 58, ये हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो क्योंकि उसके बाद जो है टॉपिक मतलब टाइम बचा भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप तो क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। और एक चीज और है कि जो आपको असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट नंबर 1 जिसमें बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस क्यू वैल्यू के भी थे,
तो आप लोग असाइनमेंट भी कर लो, उसमें कोई क्वेश्चन में डाउट कुछ तो मैंने करा दिए थे, फिर भी कोई डाउट हो, चाहे न्यूक्लियर मॉडल वाला असाइनमेंट हो चाहे ये क्यूएल वाला हो, वो आप करके आओ, उसे पूछ लो। आप कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो और अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो कोई क्वेश्चन हो तो। सर एक बार स्टार्टिंग स्लाइड दिखाना 1 2 3 वाली। हाँ अभी अभी दिखा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, अगर किसी रिएक्शन या किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन का अगर सिग्निफिकेंस हो तो वहां पर सर उसकी एनर्जी के लिए एम इनटू सी नेक्स्ट स्क्वायर स्लाइड यूज में कर दिखा सकते दो हैं, 2 और 3 भी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर, या फिर उसको भी हाइड्रोजन एटम के साथ फिर से बताना अगर कोई रिएक्शन हो इसमें। उसमें पर्टिकुलरली जैसे सर इलेक्ट्रॉन्स मेंशन हो, इलेक्ट्रॉन का सिग्निफिकेंस हो, मतलब इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल का, तो सर उसमें तो हाँ सर एम ई इनटू सी स्क्वायर यूज कर सकते हैं ना सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर उसकी टोटल एनर्जी निकालना। देखिए बीटा पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी की तो होगी ना। नहीं सर, जैसे जैसे कोई हमारा जैसे एक रिएक्शन है उसमें सर हाँ जैसे जेड इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं या मतलब मतलब अंदर जा रहे हैं या एमिट हुए हैं, तो उसमें सर उसका यूज करना पड़ेगा ना सर एम ई टू सी स्क्वायर, क्योंकि हमने सर हर जगह पे जैसे प्रोटॉन यूज करते थे हर जगह में हाइड्रोजन एटम की तरह उसको ट्रीट किया, कहीं भी सर इलेक्ट्रॉन के साथ हमने उसको मतलब अलग से नहीं किया। नहीं नहीं, देखो प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिएक्शंस हैं दीज आर न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड नॉट एटॉमिक रिएक्शंस। तो एक्चुअली एमिट प्रोटॉन ही होते हैं, भले ही हमने रिएक्शन में भले ही हमने रिएक्शन में 1H1 लिख दिया हो, तो एमिट प्रोटॉन ही हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि न्यूमेरिकल करते हुए हमें एटॉमिक मास दे रखे हैं ना कि न्यूक्लियर मास, तो फिर हम वहां पे एटॉमिक मास यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बता दिया देयर शुड बी कंडीशन, दैट कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो आप न्यूक्लियर मास वाला क्यू केवल लिखो और फिर उसे एटॉमिक में चेंज कर दो, क्योंकि एटॉमिक मास गिवन होते हैं इसलिए हम बार बार एमएच लिख रहे हैं ना कि एमपी। ठीक है, लेकिन जहां तक बीटा डिग्री की बात है, बीटा डिग्री में अलग से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसको तो अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसको मैं आपको बीटा डिग्री में कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो बीटा डिग्री में ही मेरी उसका क्यू वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उसे हम डिटेल में करेंगे। सर स्लाइड नंबर 9 दिखा दीजिए। सर एक बार फर्स्ट से लास्ट तक की स्लाइड्स दिखा दो सारी, कुछ मिस हो गया बीच में। सर 9 दिखानी है। एक्चुअली 9 तो ब्लैंक है, ये 8 होगी, ये है क्या? हाँ सर। सर 12 भी दिखा दीजिए। सर फर्स्ट से सारी रिपीट कर दीजिए सर एक बार। देखिए बात ये है कि फर्स्ट से सारी कैसे हो पाएंगी। आप जब यहाँ पीडीएफ अपलोड हो जाएगी या जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा तब आप देख लेना, है ना। हेलो सर। हाँ सर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था गेट 2021 का, सर उसमें मतलब हम इसको इस तरह से भी आंसर कर सकते थे वैसे, मतलब कि हमें एक्स गिवन है कि उसमें ऑड है तो उसमें हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ही होंगे जो लेवल्स होंगे, और वाई हमारा इवन है तो उसमें होल नंबर लाइक 0 2 4 की फॉर्म में होंगे। तो सर ये कैसे आपने बताया कि ये वाला रोटेशनल है और ये वाला वाइब्रेशनल है? एक्चुअली जो सेट फर्स्ट दे रखा है उसका तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना कि जो ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं और इसमें 1 क्वाड्रुपल फोनों के लिए 2 प्लस आता है और 2 क्वाड्रुपल फोनों के लिए 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस आता है। तो सेट फर्स्ट तो पढ़ा रखा है, सेट सेकंड नहीं पढ़ा रखा था। तो सेट फर्स्ट के लिए हमें पता है इवन इवन न्यूक्लियर के लिए पढ़ा रखा है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 4 में ही है सेट फर्स्ट में वाइब्रेशनल बैंड ऑफ वाई। जबकि ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है जिसमें एक्स है, वाइब्रेशन के साथ एक्स है, यहाँ अभी एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है वाइब्रेशन, लेकिन ये सेट सेकंड के लिए लिखा हुआ है। यस सर। इसीलिए फोर्थ आंसर उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा। ओके सर। सो एक्चुअली टुडे इज माय फर्स्ट डे, दैट्स व्हाई आई डिडंट स्टडी दिस टॉपिक टिल नाउ, दैट्स व्हाई। हाँ तो आप उसे हाँ सर वो मैं कवर कर लूंगी, जस्ट बिकॉज़ ऐसा है दिस ना। ईयर आई गेव द एग्जाम ऑफ गेट ना, सो आई मार्क द फोर्थ ऑप्शन, सो जस्ट दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। हाँ देखो वो तो आपका बाई चांस आपका सही हो गया बात। हाँ वो सर बस इसलिए हुआ कि बिकॉज इतना अंडरस्टैंड कर पाई कि वाई है और वो इवन गिवन है तो उसमें इंटीग्रल्स होंगे, हाफ इंटीग्रल्स नहीं होंगे लेवल के स्पिन पैरिटी, सो वहां से सेट 1 गेस कर पाई मैं कि वाई के लिए सेट 1 होगा। वैसे तो आपने काफी सही किया, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक छूट गए हैं चाहे न्यूक्लियर के चाहे किसी और के, और क्योंकि Yes, न्यूक्लियर का लेक्चर 1 महीने बाद हुआ है आफ्टर 1 मंथ, यस तो सर आप कवर कर लेना चाहिए था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तो मैंने अभी यस्टरडे ही ज्वाइन किया है एक्चुअली। अच्छा यस सर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फिर तो कोई बात सर वही है कि धीरे धीरे मतलब प्रीवियस लेक्चर्स कवर करते हुए आई हैव टू कंप्लीट इट। नहीं। ओके थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, तो इसको स्लाइड 6 दिया है। स्लाइड 12 भी चाहिए। ठीक है, स्लाइड 6 दिया है। देखो प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग स्क्रीनशॉट पे ज्यादा फोकस करते हैं कि सारे दिखा के स्क्रीनशॉट ले ले। बात ये है कि मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल के उसको अपने अलमारी में रखने को फायदा नहीं है। यहाँ पे टाइम से जुड़ो और टाइम से समझो, और बाई चांस उस दिन आप बिजी हो तो उसी दिन जो अपलोड हो गया लेक्चर उसको कवर करो। ठीक है, उसके बाद 12 ये है। ठीक है, तो इसको एंड करें लेक्चर को। यस।